दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे प्रिय, सबके दिलों पे राज करने वाले, जग को जीतने वाले जगजीत सिंह जी का उनकी पुण्यतिथि है। तो इसके लिए हम उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं फेसबुक पेज पे जो पेज है डॉक्टर नवीन सोलंकी और मनु जोशी, उनका मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये प्रोग्राम पेश करूं। तो उनका जो पेज का टाइटल है, जो टैगलाइन उन्होंने बना रखी है पेज की, वो है, उनकी ही एक गज़ल है, उसका एक लाइन है, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ, लेकिन की जगह उन्होंने यारो कर दिया ताकि आप सबको एड्रेस हो सके। तो मैं आज का प्रोग्राम शुरू करता हूँ। तो धीरे धीरे सब लोग जुड़िएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छी रिस्पांस मिलेगी तो हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हम बहुत जल्दी एक प्रोग्राम उनका करें। जैसे हालात ठीक होते हैं तो हम उनका एक प्रोग्राम करेंगे लाइव किसी ऑडिटोरियम में जाके, जहाँ पे सबको हम अच्छी तरह ये प्रोग्राम पेश कर सकें और सब अच्छी तरह सुन सकें। क्योंकि उनको उनकी चीज़ें वैसे तो लोगों तक पहुँची हुई हैं, लोगों के दिलों में हैं, पर फिर भी ना उनको याद रखना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम इसको निभाएंगे बड़ी अच्छी तरह कि कभी भी कोई भी उनको भुला ना पाए। वैसे तो वो कोई भी उनको कभी भी भुला नहीं पाएगा, पर हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम लगातार निरंतर उनकी गज़लों को, उनके काम को लोगों तक पहुंचाएं और नए नए लोग उसके साथ जुड़ें। जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी हद तक उनके वो वाकिफ़ नहीं है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको भी इससे रूबरू करवाएं। और क्योंकि जब तक यंग जनरेशन साथ नहीं मिलेगी तो ये चीज़ें हम आगे नहीं ले जा सकते। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बातें कम करें। बीच बीच में मैं उनकी दिलचस्प बातें जो मेरे साथ हुई या जो भी थी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आज ये हमारा सबका पहला मौका है और अगर कोई गलती होती है या कुछ होता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम फेसबुक पे आ रहा हूँ और डॉक्टर नवीन और मनु जोशी की भी ये पहली अटैम्प्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें इन सब चीज़ों को इग्नोर करोगे और हमें आगे बढ़ने का मौका दोगे। मेरे साथ संगत करेंगे हारमोनियम पे मेरे बहुत पुराने अजीज़ हैं, बंटू गंजाल्वेस, बहुत ही टैलेंटेड हैं, काफ़ी एक्सपोजर है उनके पास। साथ देंगे हारमोनियम पे और हम शुरू करते हैं प्रोग्राम भगवान का नाम लेकर। इनकी जो पेज की टैगलाइन है मैं उसी से शुरू करता हूँ। गिरते हुई दीवार का हमदर्द हूँ, गिरते दीवार हमदर्द हूँ, चढ़ते हुए
सूरज की परस्तिश करता शोला हूँ, शोला हूँ, धड़कने की गुजारिश नहीं करता शोला हूँ, धड़कने की गुजारिश नहीं करता। सच मुँह से निकल जाता, सच मुँह से निकल जाता, कोशिश नहीं करता शोला धड़कने की गुजारिश नहीं करता शोला। हमदर्द ये ख्वाब से डरता हूँ मुज़फ़्फ़र, हमदर्द ये ख्वाब से डरता मैं ज़ख्म तो रखता हूँ, मैं ज़ख्म तो रखता, नुमाइश नहीं करता शोला हूँ, धड़कने की गुजारिश नहीं करता शोला हूँ। तो ये पहली गज़ल थी जो इनके फेसबुक पेज की टैगलाइन है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो आइए दोस्तों, कुछ उनके जीवन के बारे में मैं कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करता हूँ जो शायद आपने सुनी हो, शायद ना भी सुनी हो। जैसे कि आप जानते हैं कि उनके में आए और उन्होंने कभी भी उन सदमों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। हमेशा जब भी वो घर से बाहर निकलते थे, उनको उन सदमों को, उन अपनी चीज़ों को, अपनी मुसीबतों को, अपने गमों को वो घर छोड़ के आते, साथ नहीं लेके चलते। तो जैसे ही प्रोग्राम करने जाते थे तो अपने म्यूजिशियंस के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, अपने चाहने वालों के साथ इतना घुल मिल जाते थे कि ये बयान से परे हैं। तो खुश रहते थे, सबको खुश रखते थे। सेंस ऑफ ह्यूमर आप जानते हैं उनकी बहुत अच्छी थी और बात बात पे सबको हंसाते थे। तो जोक सुनाने का उनको बहुत शौक़ था, जैसा कि आप जानते हैं उनके जोक्स भी बड़े फेमस हैं। तो जब भी वो दिल्ली आते थे तो उनकी सबसे पहले यही डिमांड होती थी कि भाई यार कोई नए जोक सुनाओ, मुझे सुनाने होते हैं। तो मैं भी तैयार रहता था उनके लिए कि उनके लिए नए जोक्स ढूंढ के रखूं। तो काफ़ी कुछ चलता रहता भी थी, बैठे बैठे वो खुद ही जोक बना लेते थे।
ऐसी सिचुएशन पैदा होती थी, वो जोक बन जाती थी। तो एक बार लास्ट टाइम जो मैं आपको बताता हूँ, एक जोक मैंने उनको सुनाया जो उनको बड़ा थे ऑडियंस के साथ, पर हुआ क्या कि किस्मत में कुछ और लिखा था, वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। तो मैं आप तो एक बार एक कपल होता है, उनके औलाद नहीं होती कोई, तो बड़े परेशान रहते हैं बेचारे। शादी को भी काफ़ी साल हो जाते हैं, तो बच्चा नहीं होता। तो चलते चलाते एक दिन उनके एक दोस्त होते हैं पंडित जी, तो पंडित जी उनके घर आते हैं, तो उनकी आओ भगत होती है, सेवा वेवा करते हैं। तो पंडित जी ने पूछा, भाई क्या बात है, इतने साल हो गए, बच्चा नहीं है, क्या प्रोग्राम है आपका? तो उन्होंने बताया कि पंडित जी बच्चा तो हम करना चाहते हैं, पर पता नहीं क्या बात है, हो नहीं रहा। तो पंडित जी ने दिलासा दिया उनको कि भैया आप चिंता मत करो, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और मैं आपके नाम की वहाँ पे अरदास करूँगा, एक आरती करूँगा और एक दिया जलाऊँगा, आज निश्चिंत रहो। ठीक है, पंडित जी चले गए। पंडित जी हरिद्वार पहुँचे, दिया जल गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद काफ़ी साल निकल गए, तो पंडित जी फिर उसी शहर में दोबारा गए एक बार। तो उन्होंने सोचा कि चलो यार अपने मित्रों से मिलते हैं, देखें दिए का असर क्या है। तो जब घर पहुँचे, दरवाज़ा खुला तो बच्चों की लाइन लगी हुई थी। तो देख के कुछ हैरानी भी हुई, कुछ खुशी भी हुई। तो एक बच्चे से पूछा, जो सबसे बड़ा था, उससे पूछा, भैया उनका नाम लेके पूछा कि वो लोग कहाँ हैं? अरे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आप बैठो। तो उनको बुलाया, जो उनके मित्र थे मियाँ बीवी, उनको बुलाया। तो पंडित जी को मन ही मन में खुशी बड़ी हुई कि 4-5 बच्चे हैं। और फिर बाद में सोचा कि हो सकता है इनके ना हो, किसी पड़ोस वड़ोस के हो। तो बात चलती रही, तो पूछा, हाँ जी। तो मैडम आई तो भाई साहब नहीं आए। मैडम सामने आई तो उन्होंने बातें करी, तो काफ़ी थोड़ी देर के बाद पूछा मैडम से, भाई साहब कहाँ हैं? तो मैडम ने जवाब दिया, पंडित जी वो तो हरिद्वार गए हैं। क्या हो गया? कह रहे नहीं, वो जो आपने दिया जलाया था ना, वो बुझाने गए हैं। तो ये जोक उनको बहुत पसंद आया। तो कह रहे मैं ज़रूर सुनाऊंगा अगले प्रोग्राम में, पर उसके बाद जो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, वो अगला प्रोग्राम हो ही नहीं पाया। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जोक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए अगली गज़ल की तरफ रुख करते हैं, तो उनको याद करते हैं। वैसे तो हर गज़ल जो है उसी संदर्भ में है, हम उनको याद ही कर रहे हैं, पर ये जो गज़ल है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। और शाम से आज फिर आपकी कमी सी है। शाम से आँखों में नमी से है, शाम से आँखों में नमी से है। आज फिर आपकी कमी से है, शाम से आँखों में नमी से
दफन कर दो के सांस मिले, दफन कर दो हमें के सांस मिले, नब्ज़ कुछ देर से हमें से, नब्ज़ कुछ देर से हमें से है। आज फिर आपकी हमें से है, शाम से आँखों में नमी से है। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत आदमी से है, इसकी आदत आदमी से है, शाम से आँखों में नमी से है। कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी, कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी, एक तस्लीम लाज़मी सी है, एक तस्लीम लाज़मी सी है। आज फिर आज फिर आपकी कमी सी है। ये गुलजार साहब का कलाम था। ये गज़ल उनको भी बहुत पसंद थी और बड़ी शिद्दत से गाते थे वो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो जैसे आपको पता हो, गाना तो बढ़िया गाते ही थे, उनको खाने का भी बहुत शौक़ था, अच्छे खाने का बड़े शौकीन थे और थे बड़े सिंपल। और जब भी आना होता था दिल्ली तो एक दिन पहले फ़ोन करते थे, यार मैं कल आ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है आपका प्रोग्राम है। हाँ वो एक काम कर, और मेरी वाइफ का नाम लिवा है तो उसका नाम लेके बोलते, लिवा को बोल कि मूंग की दाल और भरे हुए करेले बना के रखे, मैं घर पे आके खाना खाऊंगा। तो ये उनकी जो मूंग की दाल और भरे हुए करेले, ये उनकी फेवरेट
जो वेजिटेरियन डिश होती थी। घर में नॉन वेज नहीं बनता हमारे, तो नॉन वेज खाना होता था। तो जो हमारा रेस्टोरेंट था, चाइनीज़ रेस्टोरेंट हर्षी न्या न्या, जो कि अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुका है, तो वहाँ जाते थे हम नॉन वेज खाने के लिए। चाइनीज़ उनको बहुत पसंद था, उनके कहने पे ही हमने ये रेस्टोरेंट जो था शुरू करा था। पहले मैं इंडियन रेस्टोरेंट चलाता था अपने दोस्त कमल मक्कड़ के साथ मिलकर। तो वहाँ भी जब आते थे तो कबाब वगैरह ये सब बहुत खुश होकर खाते थे, और हमारे शेफ़ भी माशाअल्लाह थे, कमाल का खाना बनता था। और अपने चंद खास दोस्तों को लेके आते थे कि देखो यार, तुम्हें मेरा गाना पसंद है ना, अब ये खाना खा के देखो, खाना भी पसंद आएगा। तो खाना भी खिलाते थे, तो गाना तो सुनाना ही होता था शाम को कॉन्सर्ट में। तो फिर उन्होंने, क्योंकि उनको चाइनीज़ बड़ा पसंद था, तो कहते हैं चाइनीज़ शुरू करो आप लोग। तो उनके कहने पे हमने, उनकी गाइडेंस में हमने चाइनीज़ खाना शुरू करा। चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोला, पहले गुड़गांव में खोला। और दिल्ली से बड़ी डिमांड थी, दिल्ली से लोग बहुत आते थे खाना खाने, तो फिर हमने एक ब्रांच उसकी दिल्ली में खोल दी। पर कुछ हालात ऐसे हो गए कि हमें वो सब बंद करने पड़े। तो गाना और खाना, तो उनकी एक शर्त थी, कहते यार इंडियन खाना तुमने बहुत अच्छा खिलाया मुझे, रेस्टोरेंट जो खिलाते थे, मर्करीज नाम था हमारे रेस्टोरेंट। तो कह रहे अब तुम चाइनीज़ बनाने जा रहे हो खाना, तो मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, आपका खाना उतना ही बढ़िया होना चाहिए जितना मेरा गाना है। तो लोगों को उतना ही पसंद आना चाहिए जितना मेरा गाना पसंद आता है, नहीं तो ये मेरी इंसल्ट है। तो हमने उनको वचन दिया, प्रॉमिस करा उनके साथ कि नहीं भाई साहब, आप चिंता मत करो, जैसा आपका गाना है खाना भी वैसा ही होगा। और उसके लिए हमने बहुत मेहनत करी। शेफ़ जो थे हमारे, हम चाइना से शेफ़ लेके आए थे, तो वो सब बातें जब उन्होंने पहली बार खाना टेस्ट करा तो कह रहे यार कमाल कर दिया, क्या खाना है आपका, बिल्कुल लाजवाब ओरिजिनल ऑथेंटिक खाना हम सर्व करते थे लोगों को। और हमारा रेस्टोरेंट जो था काफ़ी पॉपुलर था, पर हालात कुछ ऐसे बन गए कि हमें वो बंद करना पड़ा। तो एनीवे, दिस पार्ट ऑफ लाइफ होता है, सब चलता है, वक्त का आना जाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है। तो मेरे बारे में, मैंने उनके जाने के बाद गाना शुरू करा। पहले मैं शौकिया गाता था, ऐसे फंक्शन में गा लिया, यार दोस्तों की महफिल में गा लिया। पर जब सब काम धंधे बंद हो गए तो हमारे दोस्तों ने, मेरी वाइफ ने, बच्चों ने, सब ने कहा है आप अच्छा ठीक ठाक गा लेते हो, आप गाना शुरू करो। तो गाना शुरू करा तो अच्छी रिस्पांस मिली। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया यार कि भाई आप में तो उनकी रूह है, आप बिल्कुल वैसा ही गाते हो जैसा वो गाते थे। तो मैं इस बात को मैं एग्री नहीं करता। मैं उनके पैरों जैसा भी नहीं हूँ, पैर तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उनके पैरों की धूल जैसा भी नहीं हूँ, पर ऊपर वाले की कृपा है कि ठीक ठाक गा लेता हूँ। और हमारे एक मित्र हैं अशोक शर्मा जी, बहुत ही ज़हीन आदमी हैं। उनको कोई भी आप उनको गज़ल सुनाओ या कोई शेर सुनाओ, तो उनके पास सेम ख्याल का एक शेर रहता है। हाँ, तो अशोक शर्मा जी देख रहे हैं। अशोक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑनलाइन हो, हौसला अफजाई कर रहे हो। तो ये मैं आपका शेर जो है मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ सबको। तो उनकी मैं तारीफ़ कर रहा था, उनके तारुफ दे रहा था, वो ये कि कुछ भी आप उनको गज़ल सुनाओ, कोई भी उसका इक्विवेलेंट गज़ल या शेर है। और मेरे से 4-5 साल बड़े हैं, और मैं उनके दिमाग की दाद देता हूँ कि उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि सारा कुछ उनको मुँह ज़बानी याद है, और बोलते बहुत अच्छा है वो। और वैसे वो देखो उनके रिटायरमेंट जो हुई थी बैंकिंग सर्विस से हुई थी। अब बैंक वाले तो आपको पता है सारा दिन
अकाउंट्स में लगे रहते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है शायरी में और गज़लों में, और ख़ास करके भाई साहब की गज़लों में, मैं उनको एक दो बार मैंने किसी और आर्टिस्ट की अच्छी गज़ल भेजी, वो कहते नहीं यार ये मेरे मतलब का नहीं है, कुछ नहीं, उन्हें सुनने से इनकार कर दिया, सुना ही नहीं। कहते नहीं यार तुम मुझे ये मत भेजा करो, मुझे अगर भेजनी है तो आई वॉन्ट ओनली जगजीत सिंह, नोबडी एल्स। तो मैंने माफ़ी मांगी उनसे, मैंने कहा मैंने गलती कर दी भेज के, तो आगे से ये गुस्ताखी नहीं होगी। तो मैं वो जो शेर है उन्होंने मुझे ये शेर भेजा, और मैं समझता हूँ कि ये शेर जो है ये कुछ हद तक मेरे पे लागू होता है, तो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। ये शेर ऐसा है, शायर का नाम नहीं पता मुझे। शेर है कि वो अगर ना हो तो मेरी गज़लों में असर है कहाँ, वो अगर ना हो तो मेरी गज़लों में असर है कहाँ, मैं तो ज़रिया हूँ, मैं तो ज़रिया हूँ, रूह बन के तो वो उतर जाते हैं। मैं तो ज़रिया हूँ, रूह बन के तो वो उतर जाते हैं। तो ये उनका शेर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साझा करूं कि ये जो लोग ये समझते हैं कि मैं कुछ ना कुछ उनके जैसा गा लेता हूं, इसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सब गॉड गिफ्ट है। और थोड़ा बहुत उनके साथ जो बैठ के सीखा है ज़िंदगी में, क्योंकि वो मुझे हमेशा कहते थे कि तू सुर में है, तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, बल्कि ये कहते तेरी आवाज़ मेरे से भी अच्छी है, तू रियाज़ करा कर। और मैंने कभी उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनको ये कहता था कि मैं नहीं भाई साहब, मुझे सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, आप जो कहते हो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, और मैं जो सुन के मुझे जो आनंद आता है, मैं नहीं समझता मुझे गाने गा के आएगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे सीधा करने की इस लाइन में, फिर कहते नहीं तू ऐसे नहीं मानेगा। उन्होंने मुझे तानपुरा ला के दिया, तानपुरा ला के दिया। मैंने बहाना लगाया कि मुझे सुर करना नहीं आता है। तो कहते अच्छा मैं सुर करके जाता हूँ, तू रियाज़ करा कर इस पर। उन्होंने सुर करके दिया मुझे, मैंने 2-4 दिन रियाज़ करा, उसके बाद फिर छोड़ छाड़ दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब आया तो मुझे पूछा कि हाँ भाई कैसा चल रहा है तेरा रियाज़। मैंने कहा जी वो तानपुरा जो था बेसुरा हो गया। कह रहे तेरे पास बहाने बहुत हैं, कहते मैं तेरा इलाज करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आए तो मुझे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा ला के दिया, और कहते सॉरी, कहते ले ये रख, मुझे बताया इसमें ये ऐसे स्केल चेंज होती है इसमें, और ये बेसुरा नहीं होता। तो उन्होंने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, और मैं फिर भी ना समझ अनाड़ी कभी कभार रियाज़ कर लेना, और फिर भी मैंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। अब उनकी सब बातें याद आती हैं, तो उनके जाने के बाद मैंने रियाज़ करना शुरू करा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है मेरी आवाज़ में भी, क्योंकि पहले मैं गाता था तो मेरा गला इमीडिएटली चोक हो जाता था, मैं गा नहीं पाता था। तो अब ऊपर वाले की दया से, उनके आशीर्वाद से, यारों दोस्तों की दुआओं से मैं गाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, और ठीक ठाक काम मिल जाता है। उसमें मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं। तो आइए अब रुख करते हैं अगली गज़ल की तरफ। ये उन्होंने एक फिल्म के लिए गाए थे, गाना है एक्चुअली। दुश्मन फिल्म आई थी एक, संगीत इसमें उत्तम सिंह जी का था। ये भी अनंत बख्शी साहब ने गाना लिखा था। ये कुछ ये जो गाना है, ये उनकी जो बेटे की ट्रेजेडी थी। कुछ गाना
ये गाना उसको याद दिलाता है। जो सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी जो इस गाने में है। मैं फिल्म में भी कुछ सिचुएशन वैसी बनाने की कोशिश की गई थी, पर फिल्म तो फिल्म होती है, आप जानते हैं। और आप गज़ल सुनिए, गाना सुनिए। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा करके जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरे होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरे हमने न सुने आगे, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है, उस वक्त कहाँ थे हम कि जब तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जो तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा करके जाने कौन से देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता ना आंसू रुकते हैं।
हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जब भी दिल्ली अक्सर आना जाना होता था, दिल्ली आते जाते रहते थे, तकरीबन एवरेज जो पड़ती थी महीने में 2 बार तो दिल्ली आती थी, चाहे काम से आएँ या कॉन्सर्ट के सिलसिले में आएँ। तो उनके जो कपड़े थे, उनका काफ़ी सारा सामान यहाँ पड़ा रहता था। तो कई बार तो वो खाली हाथ वहाँ से आते थे, यार कपड़े वहाँ पड़े हैं, बदलने होंगे तो बदल लेंगे। 1-2 दिन के लिए आते थे। मेरा और उनका साइज़ एक ही है, शर्ट का साइज़, पैंट का साइज़, जूतों का साइज़ डिट्टो सेम। ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, कुर्ता उन्हीं का है, ये पजामा उन्हीं का है। तो उनकी रूह मेरे अंदर आना कुदरती है, नेचुरल है, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब भी प्रोग्राम करने जाऊँ, अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल हो तो मैं उनके ही कपड़े पहनूं। और ये जो हारमोनियम बज रहा है, ये वो उन्हीं का है। ये कॉलेज के दिनों का हारमोनियम है उनका, यहीं रहता था मेरे पास। पहले जब गंगानगर से हम लुधियाना शिफ्ट हुए तो वहाँ आया। वहाँ हम बहुत छोटे छोटे थे, कभी कभार पेटी होती थी, पेटी में बंद रहता था। स्केल चेंजर है ये, और लाल बिहारी दास कंपनी है, उसका हारमोनियम है ये। तो कभी कभार हम खोल के बजा लेते थे, डरते डरते कहीं ख़राब ना हो जाए, हमें पता नहीं होता था। तो लुधियाने से फिर दिल्ली आए, तो ये ऑलमोस्ट जैसे एक बंद संदूक होता है, वैसे हमने एक जगह कोने में रख दिया, कभी इसको खोला नहीं। तो एक दिन कहते यार वो हारमोनियम कहाँ है? तो मैंने कहा जी है हारमोनियम। कहते लाओ। लाए तो कहते यार तुम लोग इसको बजाते ही नहीं हो, क्या देखो क्या हालत कर दी इसकी। तो उन्होंने बजाया, खोला, थोड़ी बहुत रिपेयर करी। तो उस दिन शाम को जो कॉन्सर्ट था, मुझे याद नहीं है डेट कौन सी थी, अर्ली 2000 की बात है। तो उसी हारमोनियम को लेके गए थे वो सिटी फोर्ट। तो फिर मुझे कहते यार इसको बजाया करो कभी कभी, ये बहुत अच्छा हारमोनियम है। तो अब देखो कॉलेज के दिनों का हारमोनियम मोर देन इस हारमोनियम को हो गए हैं, तो इसकी सेहत भी थोड़ी ख़राब हो गई है, और मैं डरता हूँ इसको किसी को देने के लिए, रिपेयर के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये रिपेयर हो तो मेरे सामने हो, क्योंकि इसकी जो रीड है हारमोनियम की, वो आजकल बहुत रेयर मिलती है, और इसकी आवाज़ जो है बिल्कुल अलग है। तो सुर भी ले हुए हैं इसके, तो कम बजाता हूँ मैं इसे। रियाज़ मैं इसी पे करता हूँ, या उस तानपुरे पे करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे पे। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वो जो शेर मैंने आपको सुनाया, तो वो उसका जो मेरे पे असर है, कपड़े उनके हैं, हारमोनियम उनका है, गज़लें उनकी हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो ऑडियंस भी जो है वो भी उनकी है, सुनने वाले भी उन्हीं को हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो कुछ है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। मेरा तो चर्चा खैर है ही नहीं, अगर जो भी है वो सब उसका है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ,
सब उनकी वजह से हूँ। मेरे लिए तो वो पिता समान थे। हमारी उम्र का 14 साल का डिफरेंस है। तो मैं जब पढ़ता था, कोई हमारी जो डैडी, हमारे पिताजी हमारे रिटायर हो चुके थे, तो सिर्फ पेंशन आती थी, तो और कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। तो मुझे ये कहते थे कि यार देख, मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में उल्टे सीधे काम करे हैं, तू मत करियो कुछ भी, और तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे दूंगा। तूने बाबूजी कहते थे पिताजी, तुमने बाबूजी को तंग नहीं करना। तो उनका ठीक है जी। तो जब भी कभी ज़रूरत पड़ती थी तो बिना मांगे पैसे मिलते थे। वैसे मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, उसकी कोई, उनकी मदद की मुझे कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं थी, पर वो फिर भी मुझे रेगुलर पैसे देते थे, और मैं वो अलग से रखता था, पैसे जोड़ के रखता था। कोई ना कुछ कोई किसी का बर्थडे आ गया, कुछ हो गया। एक बार मैंने उन्हीं पैसों से उनको एक गिफ्ट लेके दिया। तो गिफ्ट एक परफ्यूम था। तो मैंने जब उन्हें गिफ्ट दिया तो हंस पड़े, कह रहे मेरे ही पैसे हैं, मुझे ही दे रहा है। मैंने कहा नहीं जी, आपके पैसे नहीं, आपके पैसे अलग पड़े हैं, ये मेरे जो स्कॉलरशिप के पैसे थे वो हैं। तो वो उन दिनों में जो परफ्यूम आया था वो उनको बड़ा पसंद था, पैको उर्बानी करके परफ्यूम था। तो वो मैंने तकरीबन 500 रुपये में, 450-500 रुपये में वो मैंने ख़रीदा था उस वक्त। ये मैं बात बता रहा हूँ अर्ली 70s की। तो कह रहे परफ्यूम तो ठीक है, पैसे तो मेरे ही हैं। मैंने कहा नहीं जी, आपके नहीं हैं पैसे, ही पैसे मैंने अपनी जो स्कॉलरशिप आता है उसमें से मैंने आपको लेके दिया है ये। तो कहते अच्छा ठीक है, बड़े खुश हुए। तो उनकी कोशिश यही रहती थी, जब तक मैं पढ़ता रहा मैंने उनके साथ बहुत ट्रैवल करा। तो एक मैं और बात साझा करना चाहता हूँ उनके आपके साथ, कि जब मैंने पढ़ाई ख़त्म करी तो मुझे कहते, छुट्टियाँ थी, मुझे कहते क्या कर रहा है तू? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा। कहते एक काम कर, बॉम्बे आ जा। वैसे तो मैं हर छुट्टियों में बॉम्बे जाता था। उस वक्त पता नहीं कुछ डिलेड हो गया मेरा जाना, या कोई वजह से मैं जा नहीं पाया, मुझे याद नहीं। मुझे कहते एक काम कर, सब काम तुम छोड़ के बॉम्बे आ जा। मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे चला गया तो जाते ही मेरे हाथ में पासपोर्ट थमा दिया। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 1979 1980 की। मैंने कहा ये क्या कहते तेरा पासपोर्ट है? मैंने कहा जी मैंने तो अप्लाई करा ही नहीं पासपोर्ट के लिए। कहते नहीं, वो सब बन जाता है। तो मैंने मेरी फ़ोटो, कहते फ़ोटो तो तेरी पड़ी है मेरे पास कहीं। तो एक फ़ोटो उन्होंने मेरी उस पर दे दी पासपोर्ट ऑफिस में। मेरा पासपोर्ट बिना वहाँ गए बॉम्बे से, और मुझे कहते तू हमारे साथ अमेरिका चल रहा है। पहले तो मुझे आई वॉज शॉक मतलब प्लेजेंटली शॉक। मैंने कहा जी मैं तो तैयारी करके नहीं आया। कहता है अमेरिका जाने के लिए कौन सी तैयारी करनी पड़ती है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट बन गया तेरा, वीज़ा लगा हुआ है इसमें, सब कुछ है। मैंने कहा जी कपड़े, कहते कपड़ों की चिंता मत कर, कपड़े बाकी के 2 मेरे पहन लिए, बाकी वहाँ से ले लेंगे। तो दैट वाज माय बर्थडे गिफ्ट। अप्रैल में आता है मेरा बर्थडे। दैट वाज माय बर्थडे गिफ्ट। ये फिर मुझे बताया कि ये जो अमेरिकन ट्रिप है तेरी, अमेरिकन ट्रिप, ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है। एंड इन दैट ईयर इन अमेरिका, इन US एंड कैनेडा, ही डिड ऑलमोस्ट 40 shows in almost 3 months। तो जहाँ जहाँ जाना उनके साथ जाना। आई यूज़ टू ट्रैवल बाय रोड, और वो बाय एयर आते थे दोनों, अभी साथ में होती थी। और मैं म्यूजिशियन साथ, मैं आई वांटेड टू एक्सप्लोर अमेरिका। तो मैंने सारा ट्रिप फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू लेके वेस्ट कोस्ट तक, मैंने वो सारा ट्रैवल जो करा वो बाय रोड करा अमेरिका। एक कॉन्सर्ट में 3-3, 4-4 दिन का डिफरेंस होता है। जनरली वीकेंड पे कॉन्सर्ट होते थे, फ्राइडे संडे को। तो 3-4 दिन हम ट्रैवल करते थे, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने में 2-3 दिन लगते थे। तो मैं म्यूजिशियन के साथ उनका ध्यान रखता था, वो मेरी ड्यूटी थी। तो हमारे जो स्पॉन्सर थे वो हमारे साथ थे। हमारे पास एक 12 सीटर वैन थी, उसमें सब खाने पीने का सामान हम रख लेते थे।
और हम ट्रैवल करते थे और एक दिन पहले वहाँ नेक्स्ट जो जहाँ कॉन्सर्ट होता था वहाँ पहुँच जाते थे। तो इट वाज ए वेरी वेरी मेमोरेबल ट्रिप। तो बहुत मज़ा आया। आज भी वो एक एक जो ट्रैवल का जो चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में एकदम नक्श हैं। तो आइए हम एक गज़ल और सुनते हैं। आज मैं अपनी पसंद की गज़लें सुना रहा हूँ आपको। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जो अगला प्रोग्राम करेंगे होपफुली वो किसी ऑडिटोरियम में करें, ऐसी उम्मीद है। तो उसमें मैं चंद जो भी गज़लें होंगी वो आपकी फरमाइश की होंगी। आज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी ही पसंद की कुछ आपको गज़लें सुनाना चाहता हूँ। बागेश्वरी। जब आती जब आती तेरी याद कभी शाम के बाद, जब आती है तेरी याद कभी शाम के बाद, और बढ़ जाती है अफसरदा दिली शाम के बाद, जब आते तेरे याद कभी शाम के बाद। बिरादों पे भरोसा है न तौबा पे यकीन, बिरादों पे भरोसा है न तौबा पे यकीन, मुझको ले जाए कहाँ तशना लगी शाम के बाद, मुझको ले जाए कहाँ तशना लगी शाम के बाद। यूं तो है तेरी याद से बोझल गुजरा, यूं तो तेरी याद से बोझल गुजरा, दिल को महसूस हुई तेरी कमी शाम के बाद,
दिल को महसूस हुई तेरी कमी शाम खुदा, और बढ़ जाते हैं अफसरदा दिली शाम खुदा, जब आती तेरी याद कभी शाम खुदा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चाहने वाले जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उनके ज़माने के हैं, कुछ हमारे ज़माने के हैं, और कुछ आजकल की जनरेशन है। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी पेशेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ गलतियाँ हो रही हैं हमसे। मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि हमारा ये फर्स्ट एक्सपोजर है फेसबुक पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे। तो बाकी एक मैं आपको और उनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम जो एक क्या बताऊँ मैं उसको, क्या कहूँ, जो उनका एक बहुत ही, उनके बारे में उनकी जो लाइफ की स्टोरी है, उसके एक बहुत ही अहम कदम है ये। अहम कदम इन द सेंस के, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले उनका नाम कुछ और था। जैसे बताया ये जाता है कि जुगनौन नाम रखा था, पर शायद जहाँ तक मुझे याद है उनका नाम जोगिंदर था पहले, तो जो मुझे याद आ रहा है। तो हमारे पिताजी, सिखों में एक सेक्ट है नामधारी पंथ, नामधारी कहते हैं उनको। सफ़ेद पगड़ी बांधते हैं गोल। फेसबुक पे शायद आपने उनकी एक फ़ोटो देखी होगी जो गुरुजी के साथ है, और वहाँ पे वो सफ़ेद पगड़ी बांध के खड़े हुए हैं। तब सरदार होते, तब की बात कर रहा हूँ। तो वो हमारे घर उनका बहुत आना जाना था, और वो नामधारी जो गुरु हैं, जो सेक्ट है, उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो क्लासिकल संगीत जो है, जितना भी गुरबानी का वो कीर्तन करते हैं, वो क्लासिकल संगीत में करते हैं। और जो गुरबानी जो है रागों पे आधारित है। गुरबानी में 31 या 32 राग हैं जिन पे गुरबानी लिखी गई है, और जो शब्द जिस राग में है उसी राग में गाते हैं। तो वो जब भी आते थे, तो जब ये पैदा हुए तो वो आए, तो उन्होंने साथ में उनकी घरवाली थी, वाइफ, तो उन्होंने पूछा, तेरे बेटा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो, क्या नाम रखा है? तो पिताजी ने नाम बताया। कहते नहीं, नाम बदलो इसका नाम जगजीत रखो आप, इसमें तो जग को जीतना है। तो उन्होंने, उनके कहने पे ये नाम बदला गया, ऊपर वाले ने नवाजा। और नामधारियों में, सिखों में एक प्रथा है, एक ट्रेडिशन है कि सुबह का जो कीर्तन होता है, सुबह और शाम का कीर्तन होता है, जो सुबह का कीर्तन होता है उसे आसा दीवार बोलते हैं, राग आसा में है सारी वो, और वो सूरज चढ़ने से पहले ख़त्म कर दी जाती है। अमृत वेले, अमृत टाइम में सुबह सुबह उसका कीर्तन होता है। तो जब वो गुरुजी हमारे घर आते थे तो वो भाई साहब को अपने साथ ले जाते थे। तो उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लुधियाना ज़िले में एक गांव है भैनी साहब, वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो अपने साथ वहाँ ले जाते थे। तो सुबह सुबह उनको वहाँ पे कहते थे, भैया सुबह की जो है आशा दीवार वो तूने करनी है। तो अपने सामने बिठा के वो कीर्तन करवाया करते थे। तो मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं कि उनकी आवाज़ जो थी डिवाइन थी, उनकी आवाज़ में बड़ी, उनकी आवाज़ खुदा की आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है। मेरा ये मानना है कि ये जो असर आया उनमें, उनकी आवाज़ में, उनकी गायकी में, ये वहाँ से आया।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो लोग आप सुन रहे हो या उनके सुनने वाले हैं मेरी बात से सहमत हों, पर ये मेरा पर्सनल मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि ये जो डिविनिटी है उनके गाने में, ये वहाँ से आई। तो एक और शेर मुझे याद आ रहा है, ये भी कटसी श्री अशोक शर्मा जी हैं, क्योंकि हमारी तकरीबन रोज़ ही गुफ्तगू होती है, मैं उनको कुछ ना कुछ भेजता हूँ और वो मुझे इक्वलेंट उसका कुछ शेर सुनाते हैं या कोई गज़ल सुनाते हैं, तो हमारी जो सुबह होती है वो इसी नोट पे शुरू होती है। तो वो शेर इस तरह है कुछ, जो कि मैं समझता हूँ कि भाई साहब पे पूरी तरह लागू होता है। जैसे शायर ने यही सोच के लिखा हो, शायर का फिर मालूम नहीं कौन है, पर शेर सुनिए आप। अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, कि मेरे बाद भी मेरा जिक्र बार बार सुनो। अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, कि मेरे बाद भी मेरा जिक्र बार बार सुनो। और मेरा ख्याल है उनको ऐसा नवाजा, ऊपर वाले ने ऐसा नवाजा कि उनका जिक्र बार बार हो रहा है, हर दिन होता है, हर लम्हा होता है, ऐसा कोई पल नहीं है। हम सब कहते हैं कि यार वी मिस हिम, अरे भाई मिस तो उसे किया जाता है जो आपके मन में ना हो, जो आपके अंदर बैठा है उसको आप कैसे मिस कर सकते हैं। ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, एक दुनियावी बात है, कहनी पड़ती है कि यार वी मिस हिम, फिज़िकली वी मिस हिम, और उनका गाना, उनकी बातें, उनकी शक्ल, उनका रूप, ये हमेशा हमारी आंखों के सामने रहता है, ये वो हमारे अंदर है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो कुछ भी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसे भी जाता हूँ, मुझे इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है, जिसके कि मैं लायक नहीं हूँ। इसकी वजह सिर्फ वही है, जो कुछ है सब उसका है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ चलते हैं। तो जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले एक सॉर्ट ऑफ दुआ है, एक प्रेयर है, उनकी ही गज़ल है जो राग दरबारी में है। सुनते डॉक्टर नवीन जो हैं फेज़ बुक पेज वाले, मैं उनसे यही पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मेरा गला बहुत सूखता है, गाता हूँ तो सूखता ही है, पर वैसे भी बड़ा ड्राई रहता है। तो कहते हैं विस्तार से बात करते हैं प्रोग्राम के बाद। मैं आपको कुछ, ये बेसिकली सर्जन है, तो सर्जरी से मुझे बहुत डर लगता है, तो इनसे अभी आपने देखा होगा मैं बार बार पानी पी रहा हूँ, थोड़ी मिश्री ले रहा हूँ, तो उसकी वजह यही है कि मेरा गला बड़ा सूखता है। एनीवे, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज
दुआ से सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से दुआ से दुआ से दुआ से दुआ से सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से सुनते हैं दुनिया भी मिले है दुनिया भी मिले है गम दुनिया भी मिला दुनिया भी मिली है गम दुनिया भी मिला है दुनिया में मिले गम दुनिया में मिला वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा था खुदा से वो क्यों नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा है खुदा से सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से हर रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से जाने से पहले मैंने उनकी याद में एक शेर लिखा है मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ साझा करूं आए उनकी याद की शम्मा को जलाए रखें आए उनकी याद की शम्मा को जलाए रखें इन हवाओं को कहीं और उलझाए रखें। क्या बात है।
इन हवाओं को कहीं और उलझाए रखे। तो वैसे तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा उनको याद रखते हो, और जो हमने ये मिल के अभी दुआ करी है, एक रोज़ उन्हें मांग के देखेंगे खुदा से, हर रोज़ उन्हें मांग के देखेंगे खुदा से। तो इट्स होपिंग अगेंस्ट होप, बट यू नेवर नो। तो वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। फिर उसी राह गुज़र पर शायद मिल सकें हम, मगर शायद जो भी बिछड़े हैं कब मिले हैं फराज। ये मन को तसल्ली देने वाली बात है, पर एट द सेम टाइम हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जो भी बिछड़े हैं कब मिले हैं फराज, फिर भी तू शायद, फिर भी तू शायद। चलिए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बंद कर दिया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये पहली जो कोशिश है अच्छी लगी होगी। कोई गुस्ताखी हुई हो, कुछ गलती हुई हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे फिर मौका देंगे अपने सामने रूबरू होने का। और इन बातों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीन सोलंकी साहब ने ये पूरे पेज की तरफ से फेसबुक पेज की तरफ से ये एक बहुत ही प्यारी भेंट है। हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं मुरली वाले, ये अभी मथुरा से आ रहे हैं, तो जो हमें थोड़ी प्रोग्राम में 5-10 मिनट की देरी हुई वो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वो उसी वजह से थी, रास्ते में ट्रैफिक था काफ़ी, और ये मेरे लिए लेके आए हैं। और मैं ये सबको डेडिकेट करता हूँ, हमारे जितने सुनने वाले हैं, जितने हमारे भाई साहब के फ़ैन हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके भक्त हैं, जितने भी मैं देखता हूँ फेसबुक पे, लाजवाब बेशुमार लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं। उनकी गिनती करना तो पॉसिबल नहीं है, पर आई एम श्योर कि वो करोड़ों में होंगे। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सब उनको ज़िंदा रखें, उनका काम, उनकी गज़लें। किसी वक्त कभी हम रूबरू होंगे, मैं उनकी जो गुरबानी है, जो उन्होंने शब्द करे हैं, उसका भी हम आधे पौने घंटे का एक प्रोग्राम करेंगे। वो भी आपको पता होना चाहिए, आपके लिए उसे सुनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो डिविनिटी है गज़लों में तो है ही है। आप गुरबानी सुनेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे उनको। इस कदर लाजवाब उन्होंने गुरबानी गाई है, और काफ़ी गाई है। लोग कुछ कहते हैं, मुझे आके बताते हैं, नहीं यार गुरबानी हमारे पास है नहीं, उनकी बहुत कम गाई है। कम नहीं गाई है, बहुत गाई है, और क्या गाई है, क्या बढ़िया गाई है। तो जो गुरबानी का जो सही, उसका जो मूल मंत्र है, जो उसका असर है, जो उसका एसेंस है, वो उनके गाने में, गुरबानी के उन बुज़ुर्गों की वजह से, उन गुरुओं की वजह से, वो सब आपको उसमें दिखाई देगा। चलिए आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए इस महामारी, और इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए गुड नाइट। जी, मैं डॉक्टर नवीन सोलंकी पेज की तरफ से करतार सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ हमारे साथ एक और कलाकार हैं, उनका भी मैं आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। बंटू जी हैं, तो ये हमारे साथ थे कार्यक्रम के दौरान। और यहाँ पे जगदीश साहब का बहुत सुंदर कलेक्शन है, तो अगर आपकी इजाज़त है तो मैं दिखाऊं। जैसा कि बताया, हारमोनियम जगदीश साहब का ही, तो मैं ये यादें थोड़ी सजो ले रहा हूँ अपने पेज के लिए।
और सभी लोगों के लिए जो देख रहे हैं। तो यहाँ हम बैठे हुए हैं और जगजीत साहब, मैं इधर कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ यादें यहाँ पे सजोई हुई हैं। ये साहब का सर बताएं इसके बारे में एक बार। ये तानपुरा है जो उन्होंने मुझे लाके दिया था कि रियाज करा कर इसको। जी जी, ये एक बार देखें सभी लोग, कितना सुंदर इन्होंने सजाया हुआ है। और यहाँ पर बड़ी प्यारी यादें सबने सजोई हुई हैं। ये उनकी ओरिजिनल सरदार की फोटो जो जी, ये जो हम सभी देखते हैं फेसबुक पे अक्सर, ये ओरिजिनल है। ये हमारी मिसेज है, इनको भी दिखाओ। जी एक बार किस जी। तो अभी बहुत सुंदर हमने कार्यक्रम सुना, बहुत सुंदर महफिल जमी। मैं बड़ा खुशनसीब था जो मैं लाइव सुन पाया पूरा कार्यक्रम। ये मेरी और मिसेज है, इन्होंने बहुत सेवा करी है, बहुत अच्छे से खाने खिलाए। हाँ, मैंने बड़े सुंदर फोटो देखे हैं। तो फिर आज हम इसी के साथ कार्यक्रम की सबके साथ फिर अलविदा कहते हैं आज के लिए। फिर कभी मुलाकात होगी आप सबसे। नमस्कार।